सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नदीन अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं जर्मनी से। पाकिस्तान में आज एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था और इसके क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसानात हुए, खान साहब से पूछेंगे। खान साहब, बड़ी मुबारकबाद एक दूसरे को दी जा रही है और खुशी मनाई जा रही है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें मुबारक साहब, जहां तक मुबारकबाद का ताल्लुक है, बनती तो है मुबारकबाद के। बहरहाल पाकिस्तान ने एक बड़ी अचीवमेंट की थी जी। और ऐसे हालात में की थी अचीवमेंट जबकि मुखालिफ ने या बड़ी ताकतों ने, खासतौर पर अमेरिका ने, पाकिस्तान को धमकी दी हुई थी कि भाई अगर आपने एटमी धमाका किया तो हम आपको पत्थर के जमाने तक पहुंचा देंगे। आपको याद है, ये बड़ा मशहूर हुआ था हिंदी के सिंगर का जी। फिक्रा जो उसने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को कहा था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने जो बेड़ा उठाया था इस काम का, उस तरफ उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी से अपना काम जारी रखा और बिलाखिर आज से 27 साल पहले जो है एटमी धमाका करके दिखा दिया। जी। तो बहरहाल इस लिहाज से एक मुबारकबाद तो बनती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इन 27 साल में पाकिस्तान पहले से मजबूत हुआ या कमजोर हुआ। आया पाकिस्तान ने इस जो धमकी दी गई थी पाकिस्तान को, अवाम को या हुकूमत को, आया उससे कोई सबक सीखा या उसकी तरफ से आंखें खुली रखी कि भाई एक दुश्मन जिसने हमें मना किया था और हम उसके बावजूद एक एटमी धमाका कर रहे हैं, तो इसका दुश्मन पे क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या रिएक्शन शो करेगा, उससे हमने कैसे बचना है, इसका ना हमारे सियासतदानों ने आया उसके ऊपर गौर फिक्र किया या नहीं किया, इसमें देखना चाहिए। जी। आज यकीनन खुशी का दिन है या कि भाई पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था, लेकिन आज ही के दिन जो बयान दिया है बिलावल भुट्टो साहब ने, आप एटमी धमाके को उस बयान के तनाजुर में देखें तो कहानी कुछ और नजर आती है। उन्होंने कहा है कि जो केपी है, सूबा के पख्तूनख्वा, उनका कि सूबा बचाओ तहरीक जो है उसको हम गली 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 और कूचे कूचे तक फैलाएंगे। अब इस बयान की गहराई में जाएं जरा कि हालात क्या हैं सूबा सरहद के अंदर, और इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि वहां पर क्या हालात हैं। तो इस तनाजुर के अंदर अगर हम, खुशी का मुकाम तो है अपनी जगह, लेकिन फिक्रमंदी का मुकाम ज्यादा है कि अगलों ने हमें अंदरूनी तौर पर इस हद तक कमजोर कर दिया हुआ है कि हमें अपने सूबा बचाओ की तहरीक जो है उसको कूचा कूचा और गली गली फैलाने की बात हमारे सियासी लीडरों को जो हुकूमत में है उनको करनी पड़ रही है। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि गली गली और कूचा कूचा तहरीकें चलाने से सूबे नहीं बचा करते। जब चिंगारी लग जाए, जब एक दफा तहरीक चल पड़े, तो फिर उसको रोकना जो है वो इन सियासी बयानों से मुमकिन नहीं हुआ करता। ये इस बात की गम्माजी करते हैं कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर बहुत कमजोर हो चुका है और दुश्मन ने, जिसकी बात हमने नहीं मानी थी, हमने इसके बावजूद एटमी धमाका किया और अच्छा किया कि कर दिया धमाका, लेकिन उसके जो जिम्मेदारी कौम के ऊपर पड़ रही थी, सियासी हुकूमतों में असल जिम्मेदार तो हुकूमत होती है या सियासतदान होते हैं जिन्होंने सियासत की बागडोर संभाली होती है मुल्क की इंतजामिया की, उन्होंने उस तरफ से आंखें बंद रखी और दुश्मन इस मामले में कामयाब हो गया कि पाकिस्तान को अंदर से इस कदर कमजोर कर दे कि वो एटमी कुव्वत होना जो है वो बेईमानी होकर रह जाए। आप ये देख लें कि जो किस तरीके पर पाकिस्तान के अंदर जो स्टेप उठाए गए हैं, पूरे पाकिस्तान में कोई एक सियासी पार्टी ऐसी नहीं रही जो आज दावा कर सके वो तमाम सूबों की नुमाइंदा पार्टी है जी। हर सूबे में एक अलग पार्टी जो है वो ताकत पकड़ गई और उन्हीं को जितवाया गया या सियासी तौर पर वहां के लोग जो हैं उन्होंने उस पार्टी को चुनकर, जो भी वजह हुई, लेकिन हर सूबे में एक नई सियासी पार्टी, एक ही पार्टी की हुकूमत है, जिससे सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ मरकज के अंदर। और जब मरकज कमजोर हो जाए तो फिर यकीनी बात है कि हुकूमत कमजोर हो तो फिर दुश्मन कारगर कामयाब रहता है अपनी कार्रवाइयां करने में।
यही वजह है कि आज देख लें, आज तक कौमी मुश्तरका मफादात कौंसिल जो है पाकिस्तान की, उसका इजलास नहीं हो सकता जिसने सूबों की तकसीम, सूबों में वसाइल की तकसीम जो है उसके ऊपर मुतफिक होना होता है, उसका हम इजलास ही नहीं बुलाते। इसलिए कि हर सूबे में अलग राय रखता है, हर दूसरी पार्टी जो है वो हुकूमत कर रही है। फिर दूसरी बात यह कि जो अंदरूनी तौर पर जिस तरह हम कमजोर हैं, वो आपने देख लिया कि पारा चनार का रास्ता जो है महीनों बंद रहा है, अभी भी वहां पर आजादाना ट्रैफिक नहीं है। यही हाल सूबा बलूचिस्तान का है कि वहां पे भी पूरी तौर पर आजादाना ट्रैफिक नहीं चलती, वहां भी बाकायदा बसें इकट्ठी की जाती हैं, कानवाय बनाया जाता है, आगे पीछे मिलिट्री लगाई जाती है, फिर जो है वो सफर शुरू होता है। यही अब सूबा बलूचिस्तान, सूबा सरहद के अंदर केपी में हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा में। तो अंदरूनी तौर पर हमें कमजोर करने में दुश्मन कामयाब हुआ है। और फिर ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे के साथ ऐसी तहरीकें चलाई गई हैं कि दुश्मनी बढ़ी है। जो मजहबी तासुब है उसको हवा दी गई है, ऐसी पार्टियां खड़ी की गई हैं जिन्होंने मजहबी तासुब को हवा दी, जिनको ना दीन का पता, ना मजहब का पता, ना सियासत का पता, बिल्कुल अनपढ़ लोग जो है ऐसी सियासी पार्टियां, उनको इतनी अहमियत दी गई, उनके ग्रुप बनाए गए, पहले उनको ग्रुप तश्कील दिए गए। उनको ये पता है कि ये जहाद के नाम के ऊपर ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इनको ना इल्म है ना इनके पास दीन है, और इनको जहाद के नाम पे इकट्ठा किया जा सकता है। और उस जहाद के नाम के ऊपर इन्होंने मुल्क के अंदर वो अफरा तफरी मचाई गई है कि आज कोई भी महफूज नहीं, लाशें भी जलाई जाती हैं, कब्रें भी उखाड़ दी जाती हैं, और मसाजिद भी गिरा दी जाती हैं, इबादतगाहों को भी मतलब बेहुरमती की जाती है। ये सारी चीजें जो है ये एक स्कीम के तहत वो ताकतें इसमें मुलविस हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने का बदला लेना था। और इसके अंदर हमारी हुकूमतें, हमारे सियासतदान, सब ने उनका साथ दिया है। इनके दरमियान इनको ऐसी पैसे की लालच दिया है, जो इमदाद पाकिस्तान को मिलती रही, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं किया गया। उसके ऊपर इन्होंने अपनी तवज्जो तो रखी कि हाँ कितनी करप्शन हो रही है, लेकिन उस करप्शन को रोका नहीं गया, उस करप्शन को होने दिया गया, चाहे उसमें अमेरिका हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो आलमी बैंक हो, इन सब ने इस करप्शन पर आंखें बंद रखी। और दरअसल ये एक स्कीम का हिस्सा था जिसका मकसद पाकिस्तान को कमजोर करना था, और उस करप्शन की वजह से मुल्क के अंदर गुर्बत बढ़ी, बजाय इसके कि मुल्क तरक्की करता, उस पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ, चंद जेबों में गया और मुल्क गरीब से गरीब तर होता गया। आज सब एक दूसरे के गिरेबान पर हाथ डालने को तैयार है, इसलिए कि किसी घर के अंदर रोटी जो है वो पूरी नहीं है। इसलिए जो कुछ आज 27 साल हमें हो गए, यकीनन हमें खुशी की बात है कि चले एटमी ताकत तो हम है, लेकिन उस एटमी ताकत से हम पाकिस्तान जो है अंदर तौर पर मजीद कमजोर हो गया। खान साहब, बिलावल भुट्टो ने ये बात तो कही, वो सिंध के अपने हालात भी तो ठीक नहीं है, वहां भी तो पंजाबियों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और उन्हें रोका जाता है, कभी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, कभी कुछ। ये मैं कह रहा हूँ ना कि हर सूबे के अंदर एक पार्टी की हुकूमत है और दूसरी पार्टियों के खिलाफ नफरत पाई जाती है। तो अभी ये बताइए कि अंदरूनी जो हमारे हालात हैं, क्या खोया क्या पाया? हमें जब एटमी कुव्वत बनने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, मगर हमने फिर कौम को अपनी को बर्बाद कर दिया, मजहबी तौर पे, अखलाकी तौर पे, हर लिहाज से आप देखें। और उसकी जो मेन वजह आप देखते हैं वो क्या है? मेरे हिसाब से तो अदल का जनाजा है जो वहां पे निकला, ना कोई जस्टिस है, ना कोई ऐसी बात है। देखिए, उसमें सब शामिल है। आम आदमी तो अपनी रोटी की तलाश में मारा फिरता है, कभी किसी के पीछे लग जाता है, कभी तहरीक इंसाफ के पीछे लग जाता है, कभी पीपल्स पार्टी के पीछे लग जाता है, कभी नून लीग के पीछे लग जाता है, इसलिए कि इंसान ने पेट तो भरना, एक उम्मीद के ऊपर वो इन पार्टियों के साथ लगते हैं। असल में तो जिम्मेदार ये सियासी पार्टियां और हमारी अदलिया है, जिन्होंने इस तरफ से आंखें बांध रखी और कौम को ना तो लीडर मुहैया हुआ, ना इन लोग बड़ी ताकतों ने कोई ऐसा लीडर पैदा होने दिया पाकिस्तान के अंदर। जो कोई जरा सा सर उठाता है उसको हलाक मरवा दिया जाता है या उसको जेल में डाल दिया जाता है।
इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है अवाम पेशे हैं, और इससे मुल्क जो है ऐसी सूरत हाल के अंदर गिरदाव के अंदर फंस गया है कि अब समझ नहीं आ रही कि इस गिरदाव से कैसे निकलना है। जब आपके तमाम बजट जो है बनाने के लिए IMF और आलमी बैंक जो है वो उनके डेलीगेशन आके आपके कंट्रोल करें, तो फिर जाहिर है कि उन्हीं की बात चलनी है, उन्हीं के ऊपर सियासतदानों ने मजबूरी कर दी, इसलिए कि मुल्क के अंदर कोई प्रोडक्शन ऐसी नहीं है, मुल्क खुद पैसा प्रोवाइड करने में नाकाम है, बाहर से पैसा लेना पड़ता है और बाहर से पैसा देने वाले फिर अपनी लाइनों पर मुल्क को चलाते हैं, जिससे मुल्क कमजोर होता चला गया। और आज इस सूरत हाल पर मतलब दरपेश हुई हुई है कि एटमी ताकत होने के बावजूद दुनिया हमारे ऊपर हंसती है। अच्छा, एक चीज़ का इजाफा कर दे, आज 28 मई है और आज के दिन लाहौर में एक ऐसी दहशतगर्दी की वारदात भी हुई थी जिसमें बड़ी तादाद में अहमदी जो हैं वो जान से चले गए थे, और अभी तक आप देखते हैं वहाँ पे इस तरह की दहशतगर्दी की वारदातें जो है उनमें इजाफा हो रहा है। खासा इसमें कमी आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में कोई? देखें, जिस जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान जा रहा है, जिस डायरेक्शन पे पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की जा रही है, उसके अंदर तो मजहबी ताकतें जो है वो मजीद रुजोर पकड़ती जा रही हैं, और सियासी तौर पर सियासी पार्टियों के अंदर वो जान नहीं रही कि वो खुद इंडिपेंडेंट होकर हुकूमत कर सके। उन्हें लाजमी तौर पर मजहबी अंसर को साथ मिलाना पड़ता है, और वो मजहबी अंसर जो है वो अपनी बात मनवाने के बाद तब साथ देते हैं और वो इसको अपना कैश करवाते हैं, और उनका प्लान यही है कि भाई हमें वैसे तो वोट मिलता नहीं और हम इस किस्म की हरकतें करके जो है इक़्तिदार पर कब्जा करें। इसलिए जब तक मजहबी ताकतों की मरहूना मिन्नत रहेगी, मुल्क के अंदर अफरा तफरी और जिसे कहना चाहिए मारा मारी वाली कैफियत जो है वो ज्यादा रहेगी, और सियासी तौर पर पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम जो है मुल्क शिकार रहेगा। हाँ सर, आखिर पे ये बताइए, अभी आपने एक बात कही कि हमारी जो अदलिया थी, जज से उन्होंने अपना हक अदा नहीं किया, मगर आज उनके गलत फैसलों की वजह से आप देख रहे हैं कि उनमें भी जान नहीं रही, बिल्कुल बेजान कर दिया गया अदलिया को। देखें, अदलिया का जो थोड़ी बहुत आवाज पिछले 2 साल पहले पैदा हुई थी, आज फिर वो अदलिया जो है वो सवालिया निशान खड़ा हुआ है। इस किस्म के केसेस वहां पे सुने जा रहे हैं, जिस किस्म के वो आपस में लड़ रहे हैं कि भाई जजिस की सीनियरिटी को खत्म कर दिया गया, नया तरीकेकार। अब ये तो सारी अदल के खिलाफ बातें हैं, और अदलिया जो है खुद बटी हुई है, तो उन्होंने दूसरों को क्या इंसाफ देना है। हाँ, ये जबरदस्त बात की, बहुत शुक्रिया खान साहब का। ना जी, जिस जगह पे अदल इंसाफ ना हो, जहाँ पे ऊपर से फैसले आते हों, जज वहाँ पे जिंदा लाशें बैठी हों, कभी कोई खतून की तस्वीर चल रही हो, लोग उसको लान तान कर रहे हो, कभी किसी जज की, वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई आने वाले दिनों में भी कोई ऐसी तब्दीली आ सकती। मुकम्मल झूठ पर एक सिस्टम चल रहा हो, A to Z झूठ, कोई सच्चाई नहीं आपके ये सियासतदानों में, आपके जिन लोगों के पास भी ताकत है, कोई सच नहीं बोलता। और ये अवाम को इन्होंने झूठ का जो तोहफा दिया, अवाम भी सच नहीं बोलते। एडमी ताकत तो हम है, मगर अखलाकी तौर पे अपनी इर्द गिर्द नज़र डालें तो आपको तो पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, चलेंगे जर्मनी। सर महमूद होंगे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ। क्या दुनिया में चल रहा है, पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके बारे में बात करेंगे, और सऊदी अरब से भी एक ख़बर शामिल करेंगे। दूसरी तरफ जो मजहबी नफ़रत है उसमें इजाफा होता जा रहा है। शक्करगढ़ जो वाक़या कल गुजरा, आज भी कुछ इस तरह के वाक़यात हमारे पास है। सर, आज बड़ी खुशी मनाई जा रही है कि एटमी धमाके की। अभी मैं कॉमर्स पढ़ रहा था, तो सुबह हमने प्रोग्राम किया था, एक तो उन्होंने लिखा एक साहब ने कि जनाब ये बात गलत है कि ये डॉक्टर कदीर ने मुकम्मल जो था एटमी जो भी प्रोग्राम था वो मुकम्मल किया, इसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम का भी नाम लिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए बादशाह, बात ये है कि डॉक्टर कदीर जो है वो उस इदारे के सरबराह लाज़मी ज़रूर थे, और वो लेकिन वो न्यूक्लियर फिजिक्स के नहीं थे, वो थे मेटल फिजिक्स के,
न्यूक्लियर फिजिक्स और मेटल फिजिक्स एक दो अलग चीजें हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी साइंस कॉलेज का प्रिंसिपल अगर एमए इस्लामियात हो या एमए उर्दू लगा दिया हो आपने जी, तो वो उस साइंस कॉलेज के अंदर जितनी भी कोई अगर कोई बच्चा कोई चीज कोई बनाए कोई बच्चे किसी तरह कोई इन्वेंशन हो तो उसको वो प्रिंसिपल अपने जिम्मे ले ले। डॉक्टर कदीर एक अच्छा मुंतजम था, उसने अच्छे तरीके से इदारा चलाया, लेकिन बात यह है कि उस दौर में बजट बहुत ज्यादा था। के एम आरफ जो है वो साथ लगा हुआ था। उसके बाद सदर इसाक जो बाद में बने हैं उनका कहना यह था कि अगर इनको किसी चीज की जरूरत होती थी तो इनका बगैर किसी एडेड की इनको रकम दी जाती थी। और वो बना। उसके बाद आपको मालूम होगा कि जब ये इन्होंने 8वीं धमाके किए तो उसके बाद समरबंद मुबारक जो है उनके बारे में आपको याद होगा कि वो आया था कि असल सारा कारनामा उनका था और उनके कारनामे को जो है वो हेलो जी, जी, आ रही आवाज। जो उनका समरबंद मुबारक जो थे उनके कारनामे को जो वो एक साइड पे करके तो डॉक्टर कदीर को प्रोजेक्शन की गई, ये उसी वक्त शुरू हो गई थी बात है। दूसरी बात ये डॉक्टर कदीर में एक चीज हमने देखी है कि वो जो जितना सब मीडिया में रहे हैं वो मीडिया के शौकीन भी बहुत थे और उसके बाद वो कम अज कम इस तरह की बातें वो करते रहे हैं और दूसरों को तरकीब भी करते रहे। वो मजहबी अगर उनको कहीं पे आए तो वो उसी की बात भी करते रहे और उनको कहीं पे अगर किसी दूसरे संस्थान के खिलाफ बात करनी हो। डॉक्टर कदीर की दो चीजें देख लें, काबिलियत का देख लें कि आज से को 7-8 साल पहले एक वकार जक्का नाम था उसका या कोई था खैरपुर का लड़का वकार जकी जिसने कहा था मैं पानी से गाड़ी चलाता हूँ। तो डॉक्टर जी 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 जारी रखें। तो उसने कहा मैं पानी से गाड़ी चलाता हूँ तो डॉक्टर कदीर ने कह दिया, ना सिर्फ डॉक्टर कदीर ने कह दिया बल्कि 300 जो पाकिस्तान की जो इसकी जो रजिस्टर्ड साइंटिस्ट हैं उन्होंने कह दिया। जबकि आपको याद होगा कि तो एक बड़े रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, अभी भी जिंदा हैं, नाम मुझे भूल रहा उनका। तो इन्होंने कहा था कि नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं और इस तरह का हो नहीं सकता। और बाद में सच साबित हुआ कि डॉक्टर कदीर और ये जो बाकी पूरी टीम थी इनसे गलती लगी थी। और जहां तक 8वीं धमाकों की बात है, 8वीं धमाके इसलिए किए गए थे कि जी पाकिस्तान की जो है वो सिक्योरिटी तो मजबूत हो जाएगी लेकिन डिफेंस में जो खर्चा आ रहा है ये खर्चा कम होगा। लेकिन आपने देखा 28-29 हजार फौज आपको खड़ी करनी पड़ेगी खाली उसके लिए जो एटम बम की हिफाजत के लिए। उसके बाद आपने पूरा एक इदारा बना लिया। और अगर दूसरी बात देखें, अगर जहाँ पे धमाके हुए थे चागी में तो कहा यह गया था कि चागी के अंदर डेवलपमेंट होगी और चागी को जो है वो वहां से हेल्थ एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं चागी से किसी पूछ लें, अगर कोई हमारा सुनने वाला हो या कहीं हमें हमारे प्रोग्राम सुने कोई तो वो आपको वहां से अपडेट कर देगा कि चागी के हालात क्या हैं। और वहां सुना ही है कि बीमारियां फैल रही हैं और कोई उनका पोसाने हाल नहीं है। तो एटम बम बना 27 साल हो गए, क्रेडिट उसका नवाज शरीफ ने भी लिया। डॉक्टर कदीर ने बाद नवाज शरीफ के बारे में कह दिया कि नवाज शरीफ जो है वो उसका इससे कोई खास तल्लक नहीं था और जो भी किया वो मैंने किया। फिर वो साइंटिस्ट के खिलाफ भी बोले हैं। भारत फिर उन पे इल्जाम आ गया और उन्होंने न सिर्फ इल्जाम आया बल्कि उन्होंने बड़ी वो उससे वो दीदा दिली से उसको माना भी है उन्होंने। और टीवी पे जाके उन्होंने इंटरव्यू दिया कि जी कि वो जो मवाद फरोख्त कर रहे हैं ये बात सही है कि सिंगल आदमी नहीं कर सकता या उसके बस की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने माना ना मानते तो मरना तो फिर भी बंदे ने था ही। और उसके बाद वो कैद बंद की सोबत भी बर्दाश्त की उन्होंने। मुशर्रफ के दौर में गिरफ्तार हुए, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी के दौर में गिरफ्तार रहे, फिर नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ के दौर में गिरफ्तार हुए। इमरान की आधा दौर हुकूमत चला उसमें वो उनकी डेथ हुई। और 3 हुकूमतें 4 हुकूमतें जो है थी। आज ये क्वाइट डिफरेंट जो है सोच की उसके बाद मकतफा फिक्र की या सियासी जो है वो एक बैकग्राउंड की जमातें थी। इन्होंने उनको इतने अरसे तक उसी कैद में भी रखा। और फिर उनके बाद इंटरव्यूज भी ऐसे आए जो शायद अगर कोई और देता तो उसके लिए चूंकि वो बहुत सारे मसाइल पड़ते, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है इस कौम के लिए काम करके। तो कौम के लिए काम आपने को अपनी जेब से नहीं किया था, इसलिए कि कौम ने आप पे एतमाद किया था और कौम आपको वहां से लेके आ गई थी और कौम ने आपको इतना बड़ा बजट दिया। मैं पहले कह चुका हूँ कि कहा यह जाता था कि उनको किसी को रोक टोक नहीं थी कि जो वो कहते मांगते थे उनको दे दिया जाता था। तो बहरहाल ये हुआ। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ, कितना मुल्क जो है वो सिक्योर्ड हुआ और उसके बाद एक क्या आपके उसके दफा पे पैसे खर्च होने कम हुए
और जो जिन मकसद में बनाया कि मकसद पूरा हो गया, ये एक सवालिया निशान आज 23 साल बाद भी मौजूद है। सर, डॉक्टर अब्दुल सलाम का क्या रोल था इसमें? थोड़ा सा अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो बता दे, अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं। देखें, डॉक्टर अब्दुल सलाम तो अब एक पुरअमन जो है वो तरक्की के लिए साइंसी टेक्नोलॉजी के हामी थे। ये इस पे कोई दो बातें नहीं है कि वो इस तरह की किसी भी तरह के जो जो इंसानियत की दवाई के लिए किसी भी साइंसी टेक्नोलॉजी के हामी नहीं थे। एक बात, हाँ ये बात सही है कि वो इदारा जिस इदारे ने बाद में क्रेडिट दिया, नासा जो है, जब डॉक्टर अब्दुल सलाम उसके इंचार्ज थे तो उस वक्त ये एशिया का सबसे बेहतरीन इदारा था और कहा यह जाता था कि उस दौर में पाकिस्तान इस काबिल था कि वो अपना खुला में अपना स्यारा भेज सकता था और दुनिया का बेहतरीन इदारा उस वक्त एशिया के अंदर जो है माना जाता था। फिर जब डॉक्टर अब्दुल सलाम को हटाने के बाद फिर जिस तरह के लोग आए, आपको बड़ा मशहूर एक वाकया भी मौजूद है कि जनरल ज़िया को एक साइंटिस्ट ने कहा था कि जी वो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जिन्नात को काबू कर लें और एनर्जी के मामलात अब जिन्नात से कवर करें। फिर इस तरह के लोग आते रहे। डॉक्टर अब्दुल सलाम का उस इदारे को, नासा के इदारे को आज भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, उसको खड़ा करने में, उसको बनाने में और उसको पीक पर पहुंचाने में एक अहम किरदार था। लेकिन शायद एटमी टेक्नोलॉजी में उनका किरदार नहीं था, चूंकि ये बाद में शुरू हुआ। इस पर कोई दो बातें नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा दूसरी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, एटमी कुव्वत हम बन गए, अगर आज ना होते तो इंडिया ज़ाहिर है हमारे लिए मुसीबत बन जाता और वो तो जीने ना देता। अगर एक के पास ताकत और दूसरे के पास ना हो तो पता ही क्या हालात हो जाते हैं। ये बताइए थोड़ा सा कि आज नून लीग के सारे आके लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ हमारे लीडर ने एटमी धमाके किए और नवाज शरीफ को सारा क्रेडिट दिया जा रहा है। आप समझते हैं कि हमारे ये जो क्रेडिट देने और लेने की में जितनी नाइंसाफी बरती जाती है अभी भी जारी है? देखिए, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, जो भी होता उस टाइम चूंकि हालात वो उसके लिए ये मुमकिन नहीं रहा था कि वो धमाके ना करे या वापस जवाब ना दे। कोई भी होता उस जगह पे, कोई भी किसी जगह पे होता, नवाज शरीफ शायद इससे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो थी और उसके बाद अपोजिशन थी, बेनज़ीर अपोजिशन में थी, तो वो इतना दबाव था उन पे कि वो इसके अलावा उनके पास रास्ता कोई नहीं था। अब दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि धमकियां देने की, धमकियां तो हम भी रोज देते हैं उसको कि हम एटमी पावर है, हमने ये कोई शादी में चलाने की शुल्क नहीं रखी हुई। लेकिन चीज क्या है कि ये क्या एटम बम बनने के बाद आप मजबूत हो गए। देखें, एटम बम के बनने के बाद मैंने कहा कि मकसद सिर्फ इतना था इस खर्चा करने का कि आपका जो दफा पे बजट कम हो जाएगा और आप तरक्की करेंगे, लेकिन वो तरक्की आपकी किसी सेंस में होनी शुरू हो गई। डीएचए बने, बैरियर टाउन बने, उसके बाद मुख्तलिफ कंपनियां खड़ी होनी शुरू हो गई। पाकिस्तान को खतरा आज भी अंदर से है और पाकिस्तान के अंदर एटम बम बनने के बाद अगर पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी जो नफरत है, उसके बाद तसब है, लसानी तसब है, अगर उस पर काम किया जाता, लोगों को तालीम दी जाती है, लोगों को सेहत दी जाती है, लोगों को ज़रूरत ज़िंदगी की सहूलियत दी जाती, तो मेरे ख्याल में मुल्क के अंदर अमन भी हो सकता था। मुल्क का और एटम बम बनाने का जो मकसद था वो भी पूरा हो सकता था। आप देख रहे हैं मुल्क के अंदर कि आज भी हालात इस तरह के हैं कि आपका बलूचिस्तान जल रहा है, आपका सिंध के अंदर आप देख रहे हैं पानी के मामलात पे, आपके मामलात वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, रास्ते बंद हैं। पीपल्स पार्टी अपने सिंध की बात तो नहीं करती है, लेकिन वो केपीके में जाके वो करप्शन पे वो वहाँ पे रैलियां जुलूस कर रही है। कश्मीर के अंदर अभी आपने देखा 3-4 दिन पहले से क्या आपने देखा कि वहाँ लाखों कहा जाता है, लेकिन लाखों ना तो अभी हजारों लोग जो है वो मुजफ्फराबाद में इकट्ठे हुए और उसके बाद एक वाज़ेह पैगाम दिया गया। उसके बाद आप देख लें कि नफरत अकारत का ये हिसाब है कि इस्माइली जो जिनकी बड़ी खिदमात है इस कौम के लिए, इसके लिए इस्माइली प्रिंस करीम आगा खान की बहुत बड़ी खिदमात है इस कौम के लिए, न सिर्फ एक कौम के लिए बल्कि पाकिस्तान बनाने में, कायदे-ए-आज़म को इंट्रोड्यूस करवाने में, उसके बाद हर मुश्किल गर्म सर्द में वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। आपने देखा कि कल परसों चित्राल में हो गया कि जी कोई जो है वो इस्माइली जो है वो कसाई का काम नहीं कर सकेगा। ये पता नहीं ये काम जब शुरू हो जाएगा तो फिर ये कहाँ लेके जाएगा। शिया सुन्नी का ज़बा किया उन्हें खाएगा, सुन्नी देवबंदी का नहीं खाएगा, देवबंदी बरेलवी का नहीं खाएगा, वो अहले हदीस। तो ये कैसी कहानी शुरू कर ली है कि आपने देख रहे हैं पाकिस्तान में एमजी के खिलाफ तो एक सीक्वेंस से और इदारों की आशीर्वाद से काम शुरू था। आज भी आप देख रहे हैं भावलपुर के कुछ इलाकों में वहाँ पे मामलात है और एमजी के घरों पे हमले हो रहे थे। उसके बाद जो वहाँ से पुलिस ने लोग गिरफ्तार किए उनको छुड़ाने के लिए चूंकि बजोर ताकत लबैक वाले वहाँ थाने का गिराव किया उन्होंने। ये न कानून को मानते हैं, न किसी इंसानियत को मानते हैं, न किसी और बात को मानते हैं। जब दूसरों की बात आए इनको आइन याद आ जाता है। तो इस तरह के हालात हैं
तो सवाल ये है कि क्या, फिर सवाल मेरा वही है कि क्या एटम बम बनने के बाद क्या कौम मजबूत हुई है, क्या कौम के अंदर से खतरात कम हुए हैं? इसका जवाब नफी में ही है। अच्छा, कल भी जो वाकया शकरगढ़ में है वो वीडियो चल रही है, एक ताबूत को आग लगाई जा रही है, बताया जा रहा है कि ये किसी अहमदी खतून की वफात हुई थी, और वहाँ पे फिर नारे लगाए जा रहे हैं और फिर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसमें सिर्फ नफरत है। अच्छा, एक सादा सा सवाल है, इस्लाम तो मोहब्बत की तालीमात के मतलब भरा पड़ा हुआ है, तो इन उलमा तक ये चीज़ें नहीं पहुँचती? देखिए, इस्लाम तो जो है वो मोहब्बत का, आमांगी का, बकाए इंसानियत का, भाईचारे का और इस तरह की तालीम देता है, लेकिन ये इस्लाम नहीं है, फिरकों की दुकानें हैं। और ये दुकानें हैं नफरत की, ज़ाती कारोबार की, ज़ाती प्रोजेक्शन की। बात ये है कि कल जो वहाँ पे वो जलाने वाली बात हुई, वो देख लें, वहाँ उलमा खड़े हैं, बड़े बड़े उल्लुमा जो है उनके बड़े बड़े पकड़ देख लें, वो खड़े हैं वहाँ पे। लेकिन रियासत कहाँ खड़ी है? सवाल ये पैदा होता है कि रियासत कहाँ खड़ी है, इंतजामिया कहाँ पे खड़ी है? अभी चंद 2 हफ्ते कबल सरगोदा में एक बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर कत्ल किए गए हैं, जिनके बारे में कहा यह जाता था कि वो इंसानियत की महराज पे थे, इसलिए कि वो एक मसीहा जो होता है वो उसकी महराज पे थे। वो मुफ्त लोगों का इलाज भी करते रहे हैं, महंगे से कमजोर से लेके अमीर तरीन जो है मरीज तक वो एक मुनासिब कीमत पर उसका वो इलाज करते रहे, उसका सहूलियात देते रहे, और उसके बाद उसको कत्ल किया गया। आपने देखा कि आपको बहुत सारी वीडियोस नजर आई हैं कि जिस तरह की मजहबी तंजीम ने, तहरीक लबैक ने जिस तरह की उस पर बात की है, और रियासत खामोश है। अभी तक नहीं पता कातिल वो गिरफ्तार हुए नहीं गिरफ्तार हुए। सरेआम जब होता है कत्ल होता है तो जियो फेंसिंग से 10 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में कातिल पकड़े जा रहे होते हैं। उसके बाद देख लें कि जिस तरह के वो आ रहे हैं, अभी ईद के बाद ईद आ रही है तो कुर्बानी पे जो देख लें आप दौकम चौकड़ी मची हुई है, डीसी उसमें वो लोगों को नोटिस दे रहा है, कश्मीर की हाई कोर्ट ने नोटिस दिया हुआ है। पता नहीं, अजीब सी बात है, इस मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं। और इसी इदारे जो बैठे हुए हैं, मैं आज भी देख रहा था कि वो 2 दिन 4 दिन पहले आपने देखा कि DGI SPR जो है वो पेशावर में दरसे के तालिबानों से खिताब फरमा रहे थे। और आज जो मैं एक अभी खबर देख रहा था कि जी जो है वो दारुल उलूम हुकूम हक्कानिया जो है उसके तालिब इल्मों ने, और वहाँ उन्होंने दौरा किया बनू कैंट का, और वहाँ कैंट कमांडर के साथ जब मिले, मुझे नहीं मालूम कि कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, माशरे को कहाँ लेके जा रहे हैं, इसको का मंजिल कहाँ पे है, और आने वाले वक्त में क्या होगा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इंडिया ने तारीख की सबसे बड़ी जो है वो अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। आज मोदी ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान से किसी तरह से भी कोई हमला हुआ, किसी तरह से भी मुल्क के अंदर दरअंदाजी हुई, तो मैं उस पर जो है वो क्या नाम है, मैं रिटेलिएशन करूंगा। अभी ये खबर आ रही थी कि ईरान के अंदर कुछ रहा के लोगों को, मुबैना तौर पर रहा के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और कश्मीर के कुछ इलाकों में मीरपुर जो स्वानी सेक्टर है वहां पे इंडियन तरफ से फायरिंग भी हुई है और एक ड्रोन भी गिराया गया है। अच्छा, एक और चीज़ सामने आई कि काफ़ी दिन से सर सोशल मीडिया पे ये खबर चलाई जा रही है, ये रबुआ चनाब नगर के पास लालियाँ है, वहाँ के वकला हैं, उनका नाम लिखा हुआ है, अब मैं तो नहीं लूँगा, उनको धमकी दी जा रही है कि जो सलूक वो डॉक्टर साहब के साथ किया आपके साथ भी होने वाला है। कितना सेफ है वहाँ पे? देखिए, ये एक सीक्वेंस है, पिछले आज की बात नहीं है, ये पिछले 6-7 साल से किसी जगह पे कोई अहमदी औरत अगर कहीं पे जॉब कर दी है, उसको धमकी दी, किसी का कोई केबन है, दुकान है, उसको जाके धमकी दी है, किसी का वकील है, तो उनको रोका जा रहा है। इसलिए रोका जा रहा है कि जब दूसरे जब झूठी और मनगढ़ंत FIR कटवाते हैं तो वो वकील जाके उसको पैरवी करता है, उसको रोका जाता है। अभी एक सुन रहा था मैं कि पिछले 1 साल के अंदर जो है कम अज कम 7 एमजीओ को मैं अगर वो लिख के मैं बता दूं आपको कि 2 भावलपुर में, एक भावलपुर में शहीद किया गया है, उसके बाद 2 आपको याद होगा कि उसमें शहीद किए गए थे, मंडी बाहोदीन में शहीद कर दिए, एक ही दिन में कर दिए गए थे। उसके बाद लाला मूसा में एक डेंटिस्ट को किया गया था, पिंडी में एक बंदे को किया गया था, कराची में लई को किया गया, कसूर में उसको किया गया है। और ये 7 वाकयात जो हैं ये सिर्फ पंजाब के अंदर है, और कम अज कम 170 से ज्यादा जो अहमदिया बादगाह हैं उनको मिसबार किया गया, कब्रिस्तानों को शुमार ही कोई नहीं है। और जहाँ जो कोई अहमदी किसी जगह पे जॉब करता है, किसी जगह पे उसकी दुकान है, कारोबार है, उसको सरेआम धमकियां दी जाती है, वकीलों को दी जाती है, डॉक्टरों को दी जाती है, टीचर को दी जाती है, और किसी जगह पे, और फिर उसके साथ नाम ये लगाया जाता है कलीदी ओहदों पे। अगर कोई प्राइवेट चीज आता है उनको कलीदी ओहदा नजर आता है, कहीं पे कोई डिस्पेंसर आता है कलीदी ओहदा नजर आ जाता है उनको, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं, रियासत पूछने वाली कोई नहीं है। इतने दिनों से उसको धमकियां दी रही है, दालियां में वकील किसी को दी जा रही है। क्या रियासत ने उस वकील को प्रोटेक्शन दी है? क्या रियासत ने इन्वेस्टिगेशन किया है कि कौन कर रहा है? और जो कर रहे हैं वो सरेआम कर रहे हैं, वो डग छुप के नहीं कर रहे हैं कि कहीं को खुफिया किसी जगह पे, वो सरेआम कर रहे हैं।
और ना असर कर रहे हैं वो जो बकवास आपका वो अपना जो है वो सोशल मीडिया पे भी शेयर करते हैं। लेकिन हमारी रियासत, हमारी अदारे, हमारे एस्टेब्लिशमेंट वो डिजिटल दहशतगर्द जो फौज के खिलाफ बात करे या किसी और के खिलाफ को बात करे या किसी और की अगर पॉलिसी ड्राफ्ट करे तो उसमें बात होती है। इस तरह के दहशतगर्दों को वो गोद में उठाया गया है और कोई उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा, आखिर में मुख्तसर जवाब दीजिए, ये कल जो लाहौर हाई कोर्ट बार है, क्योंकि आपका तल्लुक भी इसी शोबे से है, इनको क्या जरूरत है? ये भी दरखास्तें दे रही है, इनका समझ से बाहर है, क्या लेना देना है इन चीजों से? ये जो हाई कोर्ट के अभी प्रेसिडेंट है ये पीटीआई की, और मैं एक लफ्ज कहा करता हूँ, खादम रिजवी और इमरान ने इस मुआशरे के अंदर इतना जहर घोला है कि अगले 50 साल के लिए बहुत ज्यादा है। ये जो प्रेसिडेंट अभी है ये पीटीआई का हमायत याफ्ता है और उन्होंने वहां पे उसका हाई कोर्ट को कहा है, और कश्मीर की जो हाई कोर्ट है मीरपुर डिवीजन जो है उसने वहां से एडवाइजरी जारी की है कि जी कोई एमडी इस इलाके के अंदर जो है वो नहीं कर सकता जो उनके डिवीजन का एरिया अंदर आता है। उसके बाद आपने देखा है कि हर डीसी वो किसी छोटी मोटी को अदालत हो, उसके बाद कोई थाना हो, तो वहां सारी उन्होंने दरखास्तें दी हैं। कोई थाना ऐसा नहीं है जहाँ पे वो जाके उन्होंने दरखास्त ना दी हो और वहां से कोई ना कोई आर्डर जारी ना हुआ। लेकिन इस पर रियासत खामोश है, इंसानी हुकूक के इदारे खामोश हैं, हुकूमत जो वफाक में भी है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है और के बलोचिस्तान में भी है, वो भी खामोश है। किसी आपने वजीर मशीर किसी तर्जमान का आपने बयानी सुना, मजामत सुनी है? बड़े बड़े नाठू खान बैठे हुए जो अपने दौर में इंसानी हुकूक की बात करते थे, लेकिन वो खामोश बैठे हुए हैं और किसी पे कानों पे जूं तक नहीं रिंग रही है। बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त तरीके के साथ सर महमूद ने बता दिया, और मेरा ख्याल है कि आवाज़ उठानी चाहिए। ये हर बंदे का काम नहीं है इस तरह खुलकर अपने हक के लिए और इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाए। आपने देखा हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उनमें जितने भी लोग हैं वो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके के साथ जैसे भी है अपनी आवाज़ उठाते हैं और उठानी भी चाहिए। नाज़रीन, मकसद ये है कि जब तक आप एटमी ताकत बन जाए, जो मर्ज़ी बन जाए, सबसे ज़रूरी है इंसानियत सीखनी। और हमारे मुल्क में इसका मेरा ख्याल है कि दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है, 2-3 टॉपिक हैं, लेकिन शुरू करेंगे आज सबसे पहले यूक्रेन जंग से और फिर पाकिस्तान के हालात। आज के दिन आपको पता पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था, फिर 4 घंटे की जंग के बाद एक रिकॉर्ड भी हमने कायम किया, फील्ड मार्शल। तो सबसे पहले कयूम साहब से पूछेंगे, सर क्या हालात है यूक्रेन जंग के? मुबारक साहब, रशियन जो है वो यूक्रेन को इतनी जबरदस्त मार दे रहे हैं कि उन्होंने मेरे ख्याल में लेटेस्ट मिसाइल मारे हैं जो 3 साल में उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, वो यूक्रेन के ऊपर गिराए हैं। और बिल्कुल ये उनके दारुल हुकूमत के बाहर नजदीक नजदीक जो उनके शहर हैं, छोटे छोटे या बड़े हैं, उनके ऊपर उसने मारे, बड़ी तबाही मचाई है, जिससे ट्रंप जो है वो भी थोड़ा सा कॉप गया है। ट्रंप अभी उसको प्यूटन को जो ये कह रहा था कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, उसको कहता है ये क्रेजी है, इसका दिमाग खराब हो गया है। एंड आई थिंक ये उसके अल्फाज हैं कि आई थिंक ये प्यूटन जो है पूरे यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है। तो ये चीज जो है ये एक नई डेवलपमेंट है। और ये जो यूक्रेन का सदर है, हमने पहले बोला हुआ है कि उसका दिमाग ठीक नहीं है, वो अपने मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता सारा तोड़वा रहा है, खत्म करा रहा है। यूरोप खामोश है, यूरोप ऑलरेडी ट्रंप के साथ उलझा हुआ है। तो ये एक नई डेवलपमेंट है जो प्यूटन अभी मान नहीं रहा। प्यूटन कहते हैं कि नहीं, ये जंग मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। उसका मकसद है कि ये यूक्रेन के पास बचा कुछ नहीं है, अमेरिका इसका साथ नहीं दे रहा, यूरोपियन यूनियन अपने चक्कर में है, तो ये शायद पूरा यूक्रेन पे कब्जा कर ले। तो सर यूक्रेन के ऊपर कब्जे के बाद तो फिर यूरोप के सर पे बैठ जाएगा ये आके। तो यूरोप इस वक्त अपनी मुसीबत में पड़ा हुआ, तो आने वाले दिनों में यूरोप के लिए भी कोई मुश्किलात आप देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल है। ये देखें आप, फिनलैंड और इस तरह के ममालिक जो पहले न्यूट्रल थे, स्वीडन न्यूट्रल हमेशा रहा है, नॉर्वे हमेशा न्यूट्रल रहा है, ये जो स्कैंडिनेविया जिसको कहते हैं। लेकिन अभी इन्होंने जब से ये नेटो में शामिल होने के लिए बीच में कोशिश की है, तो ये रशिया को बहुत तकलीफ है। और रशिया इनके ऊपर कभी भी हमला नहीं करने वाला था और शायद अभी भी ना करे। लेकिन ये रशियन को प्रॉब्लम है कि यूक्रेन जो है इसने सबसे बड़ा मुआज खोला है जंग के लिए रशिया के खिलाफ, तो जिसकी वजह से वो इसके पीछे लगा हुआ है। इसके बाद आगे फिर नेचुरली वो छोटी छोटी स्टेट्स हैं जैसे 3-4, और ये वो रशिया यूरोप के लिए खतरा है। लेकिन
मेरे ख्याल में पुतिन यूरोप के ऊपर हमला नहीं करेगा, सिर्फ उसको यूक्रेन के साथ जो प्रॉब्लम है वो उसको हल करना चाहता है। ये भी हो सकता है कि इस यूक्रेन को ऐसा सबक दे कि दोबारा कोई जरूरत ना करे जो मुल्क भी नया और नेटो में जाने का। बिल्कुल सही, ये आपका सही सवाल है। वो ऐसे ही काम कर रहा है, इतना सख्त। वो कहते हैं ये पिछले हमले जो इसने किए कि 3 साल में नहीं किए, कुछ नहीं बचाओ। लोग वहां पे जो शहर थे हर चीज जला दी उसने। तो ये एक सबक सिखा रहा है इसको, ये बंदा जो है कि तुम्हें सबक मैं दूंगा ताकि अंदर यूरोप से कोई बंदा जो है ये रशिया की तरफ ना देखे। तो ये यहाँ पे आप देखते हैं कि ट्रम्प की भी गलती है कि दरमियान में छोड़ दिया मैच को, या तो कहीं अपना उसका मुकाबला करते और किसी ना किसी जगह पे ये पहुंचता। तो अब तो उसको बिल्कुल खुला मैदान मिल गया है रूस को। तो हाँ, ये बात है, ये आपका सवाल बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ट्रम्प ने पुतिन ने देख लिया है कि अमेरिका तो साथ नहीं दे रहा और यूक्रेन के पास है कुछ नहीं, यूरोप बिल्कुल खामोश है, तो उसको चांस मिला है अभी इसको मारने के लिए। और ट्रम्प ने, जैसे आपने कहा, बिल्कुल आधे रास्ते में छोड़ देना, ये उसकी शायद हर किसी के साथ ऐसे ही शायद वो करता है। तो उससे अभी कुछ है हुआ है, शायद अभी वो कहते हैं मैं पाबंदियां लगाऊंगा रशिया के ऊपर, रशिया वाले उसको लिफ्ट नहीं दे रहे अभी ट्रम्प को। तो ये जो चल रहा है ये खास कर यूक्रेन के लिए खतरनाक है। सर थोड़ा पाकिस्तान चलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो थोड़ा सा बता दूँ अपने देखने वालों को कि मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि यूरोप और रशिया आमने सामने जल्द आ जाएंगे और हालात ऐसे हो जाएंगे कि शायद किसी बड़ी जंग की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा सर, ये पाकिस्तान के मुताल्लिक थोड़ी सी बात करें। आज एटमी ताकत पाकिस्तान बना था, क्या देखते हैं कि हर बंदा नंबर बना रहा है कि ये नवाज शरीफ ने सब कुछ किया, कोई कह रहा भुट्टो ने किया, कोई कह रहा डॉक्टर कदीर ने किया, हर बंदा कह रहा मेरे लीडर का ये काम है। मगर इन्होंने खुद किसी ने क्या किया ये भी आपको पता ही है। झूठ, फरेब, धोखा, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं इनके पास। बिल्कुल सही। ये देखें, डॉक्टर कदीर की सारी मेहनत थी। मबाद साहब, उसने पाकिस्तान को एटम बम दिया और ये सारे जो हैं ये सारे पाकिस्तान के डाकूज थे। इन्होंने पाकिस्तान को लूट के हर तरह का अपने नाम, जैसे अभी देखे ना, अभी जीटी एयरफोर्स है तो नाम फील्ड मार्शल वो बन गया। ये आपके एतजाज हसन ने बोला कि ये जंग जीता ही नहीं है, ये कैसे बन गया फील्ड मार्शल? ये तो एयरफोर्स के चीफ को फील्ड मार्शल बनना चाहिए था। अभी देखें, पूरी दुनिया जो है वो ये हर चीज अपने जिम्मे ले रहा है। ये जो लौरी है जिसकी प्लेटें फेल हो गई थी, ये दुनिया का रामखोर आदमी है। ये बम का वो जो होता है कि आपने बम को वो फाड़ना है या करना है, उसको वो कर नहीं रहा था, क्योंकि ये चाह रहा था कि उधर इंडिया ने किया तो हम ना करें, ताकि लोग इसको पैसे दें, इसके बैंक भरे उधर अमेरिका में। तो ये डॉक्टर कदीर ने खुद लिखा कि मैंने इसको मजबूर किया कि तुम करो। ये 1985 से, देखिए मुबारक साहब, 1985 से एटम बम बना दिया गया था। ये 13-14 साल ये नहीं कर रहे थे। उसमें कुछ मजबूरियां भी थी, शायद उस वक्त ज़िया-उल हक छुपा रहा था। लेकिन ये जो चौधरी बना है, लौरिये जो हैं, ये सबसे बड़े डाकू हैं। ये लौरिये इतने बड़े डाकू हैं कि पूरा पाकिस्तान खा गए जरदारी के साथ मिलके। अभी भी उनका पेट नहीं भर रहा। ये वज़ीर-ए-आज़म था तो ये लस्सी और पाए और ये सब कुछ गवर्नमेंट का खा रहा था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। तो इस तरह के लोगों को दोबारा हुकूमत मिल गई, उन्होंने खूब लूटा 3 साल में। उनके साथ इकानमी का वो बंदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता था, उसको बनाया गया। उसके साथ क्या क्या कंटेक्ट हुए, उसने क्या क्या किया, जीती पार्टी को अंदर कर दिया सरबराह को, और आज तक वो उसको निकाल नहीं रहे। और चोर, डाकू और क्रिमिनल्स आज आपकी हुकूमत में हैं, जो पाकिस्तान को, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान खत्म कर देंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। अच्छा, ये जाली तरीके से लोग मान जाते हैं तो बाद में आप समझते हैं कि कोई जब ये चले जाते हैं या इनके मौजूदा हालात में भी कोई इज्जत करता है? मेडल तो वही होता है जो आपने अपनी इज्जत के साथ हासिल किया हो। सबको पता है कि जिस तरह इलेक्शन चोरी हुआ, जो हुआ, जिस तरह ये लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, झूठी इज्जत से क्या समझते हैं अपने आप को? इंसान किस तरह उनका ज़मीर जो है मलामत नहीं करता उनका ज़मीर? साहब देखें मुबारक साहब, खून के अंदर जो आराम की कमाई से खून बनता है, वो कभी भी सीधे काम दुनिया में नहीं कर सकता। इज्जत वाले लोग इज्जत के काम करते हैं, छोड़ जाते हैं। जहां उनको समझ आती है मेरी इज्जत का
सवाल आ गया, वो नौकरी छोड़ देते हैं, लोग मुल्क छोड़ देते हैं इज्जत के लिए। तो ये तो वो हरामखोर लोग हैं, ये 30-40 साल से खा रहे हैं और इनकी इज्जत तो है ही नहीं ना। ये जो नवाज की फैमिली है या शहबाज की फैमिली, ये तो जगलर, चोर चक्के हैं, हरामखोर बददियानत लोग हैं। इसी तरह जरदारी हरामखोर आदमी है, वो तो पाकिस्तान का, उसने जितना पैसा खाया किसी ने नहीं खाया, पकड़े गए, सब कुछ अदालतों ने नंगा किया, लोगों ने गवाहियां दी, इन्होंने खरबों रुपए खाए, फिर हुकूमत में क्यों? क्योंकि आपकी कौम मरी हुई है। ये एक बहुत बेसिक सवाल है मुबारक साहब, कि जहां कौमें मर जाती हैं वहां उनको फिर इस तरह के लोग मिलते हैं। तो आज उनको पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि गलत तरीके से बनाया गया, फील्ड मार्शल बना दिया गया, बगैर किसी, यानी कोई ना उसने इंडिया का इलाका फतह किया, ना कश्मीर आजाद कराया, ना दुनिया में किसी जगह कोई ऐसा काम किया। अच्छा सर, यहाँ पे ये बताएं, मोदी, उनका मुबारक साहब देखें, उनका एक सिपाही भी कब्जा नहीं किया और ये फील्ड मार्शल बना, कैसे बन गया? क्योंकि आपकी कौम मुर्दा है, इससे सवाल नहीं कर सकी है। अच्छा, मोदी भी धमकियां दे रहा है, वो कहता है या तो आप रोटी खाओ या मेरी गोली तैयार है आपके लिए। वो फिर उसी तरह दोबारा धमकियां दे रहा है। बिल्कुल मुबारक साहब, ये हमने बात की आपके प्रोग्रामों में, ये बात हमने की हुई है कि मोदी, उसको जो झटका लगा है वो खामोश नहीं है। वो कहते हैं कि वो आपको पता है कि वो जब वो दौड़ हुई थी तो उसमें कछुआ और खरगोश किस तरह, खरगोश आकड़ गया तो मैं जब मारूंगा पहुंच जाऊंगा, तो हकीकत में कछुआ जा रहा था। अभी वो पीछे लगे हुए हैं, वो आपकी खामियां, उनकी अपनी खामियां वो ढूंढ रहे होंगे। और मोदी के ये 2-3 दफा धमकी देना ये खतरे से खाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूंकि करोड़ों रुपए फील्ड मार्शल के फेस के ऊपर लगा रहे हैं। कल 4-5-20 बंदे 50 फौज के गठे करके जो इसकी अपने टाउट्स थे वहां बैठाए हुए थे और इसकी तारीफें कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान में कम से कम 5-10 लाख आर्मी जो है वो रिटायर्ड है। तो ये सारी चीजें है ना। अभी आज का जो 28 को है ये किया, तो आप देखें डॉक्टर अब्दुल कदीर ने किया था, उसको आखिर में कितना जलील करके इस मुल्क से मरवाया गया। और खुद जो है ये चौधरी बने हुए हैं, जो मुल्क के डाकू हैं, वो अपने आप के ऊपर मैंने ये करवाया, और जिसने किया था उसको जाते हुए देख ले उसे किस तरह मौत आई थी पाकिस्तान में। जी बहुत शुक्रिया सर, यही मेहरबानी। नाज़रीन, हमारा सिस्टम ये है, नंबर गेम, काम किसी ने किया होता है। वो एक आप ड्रामा देखते थे, वो लगता होता था अंधेरा जाला, डायरेक्ट हवालदार, मुलजम किसी ने पकड़ना, प्लेयर किसी ने लेना, ये गेम सब मैं हमेशा आपको बताता हूँ। नंबर गेम में झूठ, फरेब, बददियानत, सब लोग इकट्ठे हुए। चैनल को सब्सक्राइब